नमस्कार एमपी। स्वागत है दर्शकों आप सभी का नमस्कार एमपी के आज के अंक में। और नमस्कार एमपी का ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हूँ मैं पूर्वा। दर्शकों, नमस्कार एमपी बहुत ही खास कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आते हैं कला, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, मनोरंजन, खान पान, ऐसी बहुत सारी विधाएं आपके लिए लेकर आते हैं जो कि आपके लिए जानकारी आपको देते हैं। आप इनकी जानकारी लेकर न सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है। साथ ही साथ ये कार्यक्रम और खास है। क्यों? क्योंकि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जी हाँ, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है। आप फोन करके अगले 1 घंटे तक हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के नंबर आप नोट कर ले। जो फोन नंबर है वो आपके साथ साझा करना चाहती हूं मैं। तो सबसे पहले भोपाल के एसटीडी कोड के साथ हमारा फोन नंबर है जो कि है 0755266049। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर है। जी हाँ, ये बिल्कुल निशुल्क नंबर है। आप इस पर फोन कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के, जो कि है 1800-233-0040। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपका वार्तालाप जारी रहे, यही हमारी आशा है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे कार्यक्रम के अनुसार। हम आपको सबसे पहले बताते हैं आज की तिथि। देखते हैं आज की तिथि क्या है। जी हाँ, विक्रम संवत 2080 श्रावण माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। 7 अगस्त 2023 दिन है सोमवार। जी हाँ, श्रावण मास का ये 5वां सोमवार है। जो शिव के भक्त हैं उनके लिए तो भाई इस बार चांदी ही चांदी है। 2 महीने तक उन्हें शिव की पूजा करने का समय मिलेगा। तो चलिए शिव के भक्तों को बहुत बहुत जो शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। साथ ही साथ जो दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जिनका आज जन्मदिन है, भाई उनको बहुत सारी बधाइयां भी हम प्रेषित करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, अगले पड़ाव की ओर चलते हैं जो कि देखते हैं आज का इतिहास। दर्शकों, आज का इतिहास क्या है, 7 अगस्त का इतिहास क्या है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास के पन्नों को पलटकर हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, उससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो देखते हैं 7 अगस्त में पिछले इतिहास में क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन। जी, 1606 शेक्सपियर के नाटक मैक्बेथ का पहली बार मंचन किया गया था किंग जेम्स प्रथम के लिए। जी, ये जो आप देख रहे हैं चित्र में आपको दिख रहा है मैक्बेथ का जो मंचन हुआ था नाटक का। 1753 ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना की गई थी। 1905 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का आह्वान किया था। 1941 नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था आज ही के दिन। 7 अगस्त का दिन आज नेशनल लाइट डे हाउस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों जो है आज नेशनल जो है लाइट का दिन मनाया जाता है, इसकी आपको दिख रहा है, चित्र भी दिख रहा है। 1944 पहले कैलकुलेटर का नाम 51 फीट लंबी, 8 फीट ऊंची और 5 टन वजन की एक विशाल मशीन का निर्माण हुआ था। जी हाँ, आज के दिन हम देखते हैं कि हमारे पास में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी बड़ी मशीन का आविष्कार किया गया था सबसे पहले। तो ये तो था इतिहास की बात। कहा जाता है कि इतिहास से इंसान कुछ सीखता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं एक अगले पड़ाव की ओर जो कि हम बताते हैं आपको हमारा आज का सुविचार। जी हाँ, कहा जाता है कि इंसान के मन में अगर कोई लाइन फिट हो जाए या फिर कही जाए कि किसी ने उससे कुछ शब्द कहे तो उसके सोचने की दिशा बदल जाती है। कभी कभी तो ये कुछ लाइन जो हैं उसके पूरे जीवन को ही बदल देती हैं। तो क्यों ना हम देखें कि आज के दिन क्या कुछ खास तथ्य लेकर आए हैं, क्या कुछ बात आपके लिए लेकर आए हैं। स्वयं को शामिल किए बिना आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और स्वयं को शामिल करने के बाद आप असफल भी नहीं हो सकते। ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। जी हाँ, ये मिसाइल मैन के नाम में से भी जाने जाते हैं और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं। तो इन्हें सलाम, और हम इनके वचनों को आगे बढ़ाएंगे, इन्हें आत्मसात करेंगे, यही हमारी कामना है। तो चलिए हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और हम आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि से।
हम आज आपको विषय बताना चाह रहे हैं जो कि हमारा है आत्मनिर्भर भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका क्या है। यही आज आपको बताएंगे हमारे विशेष अतिथि, जिन्हें कि कहीं पर भी आप इनको जानते हैं, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत जानता है इन्हें, किसी भी नाम की पहचान की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम आपको मिलवाना चाहते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनसे मिलकर आज के सुबह आप खुश हो जाने वाले हैं। जी हाँ, ये श्री अनुपम चौकसे हैं, सेक्रेटरी एलएन ग्रुप के, प्रोफेसर चांसलर, एलएन यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाना चाह रही हूँ जिन्हें देखकर भी आप बहुत खुश हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये हैं डॉक्टर नितेंद्र राजपूत। ये सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है बंसल हॉस्पिटल। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, हमारे डॉक्टर साहब आज आपको बताएंगे कि फिजियोथेरेपी का महत्व क्या है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि हम दवाई नहीं खाना चाहते, हम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। तो चलिए ठीक है, आपके पास हमारे लिए एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट आए हुए हैं जो कि आपको बताएंगे किस प्रकार से आप बिना दवाई के, बिना हॉस्पिटल जाए भी अपने घर पर थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और ठीक हो जाइए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी सर, और आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर भारत में जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है, इनकी भूमिका क्या है? क्या सोचता है उच्च शिक्षण संस्थान कि हम ऐसे विद्यार्थी दें जो कि आगे चल के भारत का नाम रोशन करें? धन्यवाद मैडम। शिक्षा जब मतलब भारत जब आज़ाद हुआ या उसकी बात करें, उस टाइम हम शिक्षा के चेंज की बात करी कि भाई हम अपनी पद्धति को कैसे करें। आत्मनिर्भर भारत की जब प्रेजेंट सरकार ने बात करी तो उनका ये पॉइंट था कि भाई हम हर चीज़ में आत्मनिर्भर बने, और शिक्षा उसका सबसे बड़ा पार्ट है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि जब हम मैकाले जी की बात करते हैं तो उनने जब शिक्षा की बात शुरू करी तो उनने बनाए थे बाबू। उनको अंग्रेजी सरकार को काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए थे, तो उनके लिए था कि भाई जिसको सिर्फ अंग्रेज़ी आती हो, और भारतीयों का एक बड़ा इतिहास है कि वो मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छे रहे हैं, तो उनको एक बना बनाया एक वर्कफोर्स मिले। उसी चीज़ को हम आज की जब उसमें देखें तो जब हम आत्मनिर्भर होने की बात करेंगे और समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की बात करेंगे, तो हमें भारतीय शिक्षण पद्धति की बात करनी पड़ेगी, हमें अपने टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी, हमें ये कि हमारी भाषा में हम कैसे सीख सकते हैं। तो जब आत्मनिर्भर भारत की बात आई तो शिक्षा में नामूलचूल परिवर्तन भी करना पड़ेगा, और जब शिक्षा में अनुमूलचूल परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी तो आज की डेट में 65,000 संस्थाएं हैं पूरे देश में, और इतने बड़े नंबर्स में जब चेंज करने की बात आएगी या जितने तो पूरे परिवेश को बदलने की बात आएगी, तो उसमें कितनी जब तक शिक्षण संस्था अपने आप को नहीं चेंज करेंगे या अपने करिकुलम को चेंज नहीं करेंगे या आने वाले समय के हिसाब से अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो हम उसमें सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। जी, मध्य प्रदेश को, मध्य भारत का स्वपोषित जो निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय एलएनसीटी, आप उसका जो सशक्त नेतृत्व कर रहे हैं, आप हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी के युवा है, उन्हें आप किस प्रकार से समझाना चाहेंगे कि वो देश के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे? देखिए, समय बदला। अभी आज की डेट में हर कोई एआई की बात करने लगा। जब अभी कुछ टाइम पहले चैट जीपीटी की बात आई तो सभी की बात लोगों को ये लगा कि भाई नौकरियां चली जाएंगी। जी। और सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार आकाश जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी मेरा आकाश जी। क्वेश्चन जी ये था हाँ जी। कि ये बहुत एविडेंट हो गया है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यूथ में इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस चीज के लिए क्या एफर्ट डाल रहे हैं। धन्यवाद आकाश जी। क्या है कि आज की डेट में ट्रेडिशनल शिक्षा से हट के स्किल्स की बात होने लगी। ट्रेडिशनल शिक्षा मतलब कि भाई जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अब आज की जो हमारे पास ज्ञान है, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, वो तो मोबाइल में अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। और उसमें सबसे बड़ा ये है कि भाई टीचर्स जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी बच्चा पढ़ के आ सकता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई स्किल डेवलपमेंट की। मतलब मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है वो एक अच्छी चीज़ हो गई, पर उसमें मेरे को बहुत बेसिक अगर मैं बात करूं तो मेरे को गूगल एक्सेल चलाना आता है कि नहीं आता, वर्ड फाइल, ये हो गई स्किल। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब आपका स्किल अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप आगे
काम कर मतलब मैं अपने बायोडाटा में लिख दूंगा कि मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है, वो एक अलग चीज़ हो गई, और मेरे में वो स्किल है कि नहीं है, वो दोनों अलग चीज़ हो गई। तो आज के परिवेश में आपको स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें शिक्षण संस्थाएं अपना काम भी कर रही हैं, और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज सरकार भी अपने उसमें लगी हुई है। कई सारे ऐसे बेसिक कोर्सेज, मैंने कंप्यूटर की बात करी, आज की डेट में इवन छोटे छोटे जो पोस्ट हैं जैसे कि मैकेनिक हो गया या आपका सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इस तक में भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चालू हो गए हैं, जिस पे सरकार अपना काम भी कर रही है और संस्थाएं भी अपना काम कर रही हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रश्न पर हम थे, आप किस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? इतनी बड़ी संस्था है, मध्य भारत को आगे लेकर जा रही है, तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, जितना पुरानी संस्था है उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी है कि आज की डेट में, मैंने जैसे अभी बच्चे के जब आंसर दे रहा था तो ये कहा कि आपके लिए तो लर्न करना आसान है, हाँ जी, जो मेरे पास टीचर है उसको सबसे पहले अनलर्न करना पड़ रहा है। जी, उसने जो 25 साल में सीखा पहले उसको वो भूलेगा और फिर नए सिरे से पढ़ाई शुरू, मतलब वो कहते हैं ना कि वो नई चीज़ों को सीखेगा और फिर वो आगे आने वाले बच्चों को सिखाएगा। जी, जी, अब ये इसमें जो हमारे जैसे संस्थान हैं जिनने भाई 25 साल 30 साल अपने इस क्षेत्र में निकाले हैं, उसको अलग ही तरह से सोचना पड़ रहा है। उनको अलग अलग स्किल डेवलपमेंट से बच्चों के लिए नहीं, स्किल डेवलपमेंट टीचर्स के लिए भी करने पड़ रहे हैं, और पूरी कहते हैं ना कि पूरी व्यवस्था को चेंज करना पड़ रहा है। जी, तो क्योंकि हमारी व्यवस्था सुदृढ़ है इसलिए हम कर पा रहे हैं। अभी FDPs हुई या AICT ने भी कई सारे मॉड्यूल करिकुलम चेंज किए, तो हमारे बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। हाँ तो संस्थाओं को क्या है कि काम करने में जल्दी जल्दी अपने आप को बदलना पड़ रहा जी, है, और हम बदल सकते हैं इसलिए कर पा रहे हैं। जी। चलिए, हम आ जाते हैं अब अपने फिजियोथेरेपिस्ट पे। भाई, इनके लिए कहा जाता है कि ये अपनी स्माइल से ही आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर कर देते हैं, तो क्यों ना आप भी इनकी राय सलाह लें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो दैनिक दिनचर्या है एक व्यक्ति की, उसमें फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है? जी बिल्कुल मैडम, मैं बताना चाहूँगा। दैनिक दिनचर्या में भी फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। फिजियोथेरेपिस्ट मीन्स की एक्सरसाइज। हाँ जी, हम डेली रूटीन में काम करते रहते हैं। कभी किसी को बैक पेन होता है, कभी किसी को नी पेन होता है, और वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो घर में रहने वाले लोग सोचते हैं चलो दर्द हो गया, कोई दवाई खा लें ठीक हो जाए, पर उस दवाइयों के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बिना भी हम उन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, मसल्स पे स्ट्रेंथ ला सकते हैं। कोई भी छोटी सी चीज़ हुई, सुबह एकदम से उठे, अचानक हमने कोई गलती से बाल्टी उठाई और हमारे कमर में दर्द आ जी। गया। अब उसके लिए वो 4-5 दिन तक परेशान हो, उससे बेहतर है कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, रूटीन में अपनी एक्सरसाइज डालें, वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें। और समाज के हर वर्ग में ज़रूरत है, बच्चे हों, यंग एडल्ट्स हों, ओल्ड एज पर्सन हो, सब में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। हर जी। कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी ही होगी। जी। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहेगी, और ये ज़रूरी है। जी, ये तो हमने बात की दैनिक दिनचर्या की, लेकिन जो लोग, जो मरीज हैं, हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उनको किस प्रकार से फिजियोथेरेपी सहायता करती है? जी बिल्कुल, उनको भी बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी की भी, क्योंकि हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स एडमिट होते हैं, और कई कई पेशेंट्स इतने सिक होते हैं, ब्रेन इंजरी हो जाती है, किसी को स्ट्रोक है, पैरालिसिस हो गया है, वो कई कई दिनों तक भर्ती रहते हैं। लाइक ICU में भी अगर हम बात करें तो 15 दिन तक बेड रिडन है पेशेंट, और 15 दिन तक अगर वो मरीज़ बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो उसको भी बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं हमारा मरीज़ तो बेहोश था, उसमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि 15 दिन तक अगर कोई मरीज़ अपना हाथ नहीं हिला सकता, अपना पैर नहीं हिला सकता, वो करवट नहीं ले सकता, तो फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ जाके उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, उनके पैसिवली मूव करते हैं ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चले, उनके जॉइंट्स स्टिफ ना हो, बेड सोर्स ना हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ ICU में भी ज़रूरत पड़ती है। और हॉस्पिटल में हर तरह के पेशेंट्स को, हम पहले अगर बात करें, बहुत समय की बात करें, अगर आज से 10 साल पहले की बात करें, तो फिजियोथेरेपी को सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स से जोड़ा जाता था कि हड्डी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। बट आज की हम बात करें, अवेयरनेस आई है डेफिनेटली। न्यूरो के पेशेंट्स हों, कार्डियो के पेशेंट्स हों, ऑर्थो के पेशेंट्स हों, इवन गायनी के पेशेंट्स हों, हर जगह फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्जन ने अपना काम कर दिया, सर्जरी कर दी, अब उसको आउट ऑफ बेड करना, उसको उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ लाना, उसको वापस आउट ऑफ बेड करके वॉक करने पे लेके आना बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल में भी फिजियोथेरेपी की। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज का युवा सर्वांगीण विकास चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं सभी कुछ काम करना चाहूँ, तो जब वो आपके पास आता है, आपकी संस्था में आता है, आप उसे क्या राय सलाह देते हैं? देखिए, बेसिक जो उसको कोर्स करिकुलम कवर करना है वो तो साथ में है ही। उसके अलावा आज की डेट में स्टार्टअप्स हो गए, आज की डेट में इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए, आज की डेट में हैकाथॉन्स हो गए, आज की डेट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई
जिसमें हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, वो नए सिरे में पहले दिन से उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करें। और जब वो उसमें भाग लेते हैं तो मतलब आज की में उसमें, क्योंकि समय के हिसाब से अभी पहले एक विचार हुआ करता था कि एडमिशन लिया है तो हमको 4 साल बाद कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है। जी। अगर कोई डॉक्टर है, हमारा मेडिकल कोर्सेज भी हैं, तो अगर कोई मेडिकल में एडमिशन ले रहा है तो मेरे को 4 साल बाद 5 साल बाद डॉक्टर बनना है। अब चेंज ये आ गया है कि हर कोई ये बोलने लगा कि सब सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बनना, इंजीनियरिंग के साथ हमको अपने स्टार्टअप्स की भी तैयारी करना है, मेरे को यूपीएससी की भी तैयारी करना है। मतलब एक ओपन फील्ड आ गई है मार्केट कि भाई मेरे को सब चीज़ करना है। हाँ जी। अब हम बच्चे को यही बोलते हैं कि आप पहले साल में आप डिसाइड भी कर लें कि इन सब विधाओं में सब में मत जाओ, जी। कुछ अच्छी चीज़ें पकड़ो, उसके साथ वो करें, साथ में जो आपको चाहिए वो संस्था से मांगो। जी। एक रिस्क लेने का समय भी है। हाँ भाई जी, आपके कोई पास एक लाइन पकड़ेंगे तो उसमें सफल हाँ, होंगे। और सबसे जी। बड़ी चीज़ 4 साल आपके पास रिस्क लेने का समय है। हाँ जी। आप क्या होता है कि जब इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास नौकरी ढूंढ रहे हैं या जी। कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें फेल होने का सर, चांस मैं है। आपको फिर से रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारी फिर से एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, निशा जी। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी सर नमस्कार, मैं निशा शर्मा बात कर रही थी। मेरा ये प्रश्न था कि ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनमें कौशल विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा क्या विशेष प्रयास होने चाहिए? जी। ये आपने बहुत अच्छा मतलब आज के समय के हिसाब से पूछा क्वेश्चन। उसमें कई सारी जो हमारे काउंसिल्स हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, पर अपने लेवल पे भी संस्थाएं जो हैं वो कई सारे गांवों को गोद लेकर रहती हैं। उसमें स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाते हैं। वहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं उन बच्चों को हम जैसा हम करते हैं कि हम बच्चों को वहाँ से लेके आते हैं, अपने आगे जो वर्कशॉप्स हैं, कंप्यूटर सेंटर्स हैं या मेडिकल कॉलेज में हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे उनका विज़िट करवाते हैं, उनको बताते हैं कि ये सुविधाएं अवेलेबल है। और साथ में स्किल डेवलपमेंट की जैसी बात हुई तो आज की डेट में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कॉलेजों में चल रहे हैं। DDU दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना है, जिसमें कई सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कॉलेजों के अंदर भी हैं। अलग अलग संस्थाएं, कॉलेज के अलावा भी कई संस्थाएं जो काम कर रही हैं, पर कॉलेजों के पास एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो उसमें काम कर सकते हैं। तो हम लोग उन बच्चों को बुलाते हैं फ्री में, सब कुछ जिसमें ये स्कूल बच्चों को कोई अपनी तरफ से कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता, उनको लाने ले जाने का कार्य संस्थाएं करती हैं और ट्रेनिंग देने का काम टीचर्स करते हैं। तो बच्चों के पास बहुत मौके हैं जिसमें वो सीख सकते हैं। जी, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं सर। आप इतना हमारे जो युवा हैं उनके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक अमूमन देखना गया है कि हर व्यक्ति को कमर दर्द तो होता ही है, तो क्या फिजियोथेरेपी इसमें कितनी कारगर है, उन्हें कब से शुरू करना चाहिए, क्या सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है उसकी? जी मैडम, बिल्कुल सही सवाल है। आज की जो प्रेजेंट रूटीन वर्क है लोगों का या जो काम करने के तरीके हैं, एंड हम बात करें कि अभी जो कोविड महामारी के वक्त लोगों का वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ है, लोगों ने एक्सरसाइज करना बिल्कुल कम कर दिया। बेसिकली उनका चलना फिरना ही कम हो गया, घर में बैठे रहे बहुत समय तक, लैपटॉप पे वर्क करते रहे, कंप्यूटर पे वर्क करते रहे, फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो कमर दर्द आज की डेट में सबसे कॉमन समस्या हो गई है, हर किसी को, हर वर्ग के लोगों को वो है ही है। तो बेसिकली उसके लिए मैं यही कहूँगा कि एक तो हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। हाँ जी। हम जब सीट पे बैठे हैं तो हमारा पोस्चर कैसा है, जब हम चल रहे हैं तो हमारा पोस्चर कैसा है, हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हम फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ कमर झुका के काम करते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी कमर को एक्सटेंशन की भी ज़रूरत है। तो बैक एक्सटेंसर जो मसल्स होती हैं हमारी, उनकी स्ट्रेंथ कम होते होते वो बहुत कम हो जाती है और फिर अचानक से कहीं ना कहीं कमर में डिस्क स्लिप हो जाना या उसका बैक में पेन आ जाना, ये समस्याएं कॉमन होती जा रही हैं। तो फिजियोथेरेपी की मदद से हम ये कर सकते हैं कि होता क्या है, लोगों को कमर दर्द हुई और वह गए, उन्होंने उठा के दवाई खाई और बस ठीक है 3 दिन आराम मिल गया, लेकिन वो मसल्स में वीकनेस है, वो फिर से वापस से दर्द आएगा। आप कितनी दवाई लेंगे वो फिर से वापस, जब तक आप उसकी मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उसमें ताकत के लिए आप कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक वो दर्द, कमर दर्द ठीक नहीं होगा। सो बेस्ट ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे उनको काम करना बताते हैं कि आपकी ये मसल्स वीक है, उसके लिए आप ये एक्सरसाइज करें ताकि आपको ये बार बार रिपीट ना हो। जी। बट उसका पोस्चर
कि आपको करेक्ट पोस्चर में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, उन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम मरीजों को बताएं तो डेफिनेटली ये ठीक होना चाहिए ये। जी, आपने तो ये बताया कि आप फिजियोथेरेपी से ऐसे ठीक करेंगे, लेकिन मैं सर से इसको जोड़ना चाहूँगी, रिलेट करना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी के जो कोर्सेज हैं वो भी हम अपने कॉलेजेस में लाकर हमारे जो बच्चे हैं, आगे युवा हैं, वो इसमें भविष्य बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, तो इस विषय में आप बताएं। नहीं, हमारे यहाँ पे अभी जो हमारे मेडिकल कॉलेज है उसमें ऑलरेडी फिजियोथेरेपी के दोनों जगह भोपाल और इंदौर में कोर्सेज चल रहे हैं। जी, और जब हमने शुरू किया था तो अवेयरनेस उतनी नहीं थी। हम लोग भी देखते थे जब उस टाइम जितनी सीटें थी उनमें बच्चों को हमको ढूंढ के लाना पड़ता था कि भाई एडमिशन ले लो। आज की डेट में इतना मतलब फिजियोथेरेपी और उसमें अवेयरनेस आ गई है कि कोविड के बाद स्पेशली, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड के बाद क्या बहुत सारे चेंजेस आए, लोगों को समझ आया कि हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो लोगों दूसरे बच्चों को भी ये समझ आया कि हेल्थ के कोर्सेज़ में मतलब स्कोप है, जी, सिर्फ इंजीनियरिंग या ऐसे मतलब जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उसमें नहीं, हेल्थ के जो कोर्सेज हैं, नर्सिंग कोर्सेज, उनमें भी स्कोप है। हाँ जी, तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे फिजियोथेरेपी के जो कोर्सेज हैं उसमें बच्चों का अपने आप ही एक रुझान आया है और वो अपने आप एडमिशन ले रहे हैं। हम भी अपनी तरफ से उनको अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आम जनता में जो अवेयरनेस है उसको भी करने की पूरी कोशिश जी। करते हैं। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अथर्व। नमस्कार, पूछिए आप अपना प्रश्न। मेरा इनोवेशन रिसर्च को प्रमोट करने में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है? आप अपने टीवी की आवाज़ थोड़ा सा कम कीजिए अथर्व जी, तो आपकी आवाज़ हम तक क्लियर पहुंचेगी। जी जी, तो मेरा क्वेश्चन था अनुपम सर से कि सर इनोवेशन एंड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है? प्रश्न नहीं समझ पाया। प्रश्न ही हम तक नहीं आ पा रहा है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, हम अगली बार आपको लेंगे। डॉक्टर साहब, इसके बाद मैं आपसे पूछना अच्छा ठीक है, उनका इनोवेशन कैसे प्रमोट किया जाएगा? अच्छा, आज की डेट में इनोवेशन की बात करें तो बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई ट्रेडिशनल एजुकेशन से हट के अब संस्थाएं अपनी बातें करने लगी जी, हैं और जो बच्चे भी हैं वो भी अब कुछ नया चाहते हैं। तो उसमें सबसे नया ये आया कि रिसर्च की बात होने लगी, इनोवेशन की बात होने लगी कि हम नया काम कैसे करें। हाँ जी, अब बच्चों का तो नया काम मतलब उनके लिए तो सभी चीज़ नहीं है। मैं जैसे कहा कि हमारे लिए तो अनलर्न करना ज़रूरी है, पर उनके लिए तो हर चीज़ नहीं है। नहीं वो मतलब नए जो चल रहा है उसमें और क्या नया किया जा सकता है। अभी एक हमारे यहाँ के बच्चे ने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, उसने हाइड्रोफोबिक फार्मिंग की बात जब कर रहे थे तो उसमें पाइप्स को यूज़ करके हाइड्रोफोबिक फार्मिंग की जाती है। उसने बोला सर पाइप की जगह हम जो ओपन ड्रेन्स होते हैं उसमें कैसे नहीं कर सकते। तो ये एक इनोवेशन, मतलब उसका पॉइंट था कि सब मैं पैसा क्यों खर्च करूं, मैं प्लास्टिक के पाइप और प्लास्टिक के पाइप्स क्यों यूज़ करूं, मैं ओपन ड्रेन्स में क्यों नहीं करूं। तो ये एक अलग अलग तरीके की बातें होने लगी हैं। और जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे इस पर डिस्कशन होता है तो इनोवेशन की बात, रिसर्च की बात, इन सब पे आगे डेवलपमेंट की बात होती है। और हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो इनोवेटिव करें। आज की डेट में हम सब चाइना की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, वो आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे रिसर्च बहुत है, वहाँ पे इनोवेशन बहुत है और वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। वहाँ बच्चे को ये नहीं बोला जाता कि तुम 90% लाओ, वहाँ पे उसको ये बोला जाता है कि तुम कुछ नया कर लो। और वही हम जो अभी एजुकेशन में चेंज आया है वो यही आया है कि भाई अब परसेंटेज की तरफ मत देखिए, आप कुछ नया करने की कोशिश करिए। जी, जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि घुटनों के दर्द से अमूमन हर व्यक्ति परेशान है, क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या फिजियोथेरेपी से घुटने ठीक हो सकते हैं? जी मैडम, बहुत अच्छा सवाल है। ये भी एक आज के समय में कॉमन समस्या है और ये समस्या समझे तो कई वर्षों से चली आ रही है। पर हम अगर बात करें आज से 20 साल 25 साल पहले की, तो लोग सोचते थे कि बुढ़ापा आ गया है, घुटने ख़राब हो गए हैं और बस चलते रहे उनके साथ। तब ये समस्या सभी के साथ थी। मतलब हम भी जब बचपन में देखते थे तो ठीक है, दादाजी हैं, दादी हैं, कोई गांव के बुज़ुर्ग हैं, उनसे कुछ बोलो, ऑलरेडी वो इतना काम करते थे तो उनसे अलग से तब एक्सरसाइज का ऐसा ट्रेंड नहीं था कि वो ऑलरेडी खेतों में या कहीं भी अपने हिसाब से काम करते थे, तो लगता नहीं था कि अलग से कुछ होने वाला है। लेकिन आज जब साइंस डेवलप होता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो आज समझ में आया कि हाँ, डेफिनेटली एक्सरसाइज करके हम घुटनों को कुछ हद तक बचा सकते हैं। क्योंकि घुटने के अराउंड जो भी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करके, उनकी एक्सरसाइज करके उनकी ताकत को बढ़ाया जा सकता है डेफिनेटली। बट एक समय के बाद उस चीज़ को हम रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मसल्स तो ठीक है लेकिन उसके बीच में जो कार्टिलेज होता है, जो हड्डियों का घिसाव होता है, बेसिकली हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जिसको, वो कहीं ना कहीं समय के साथ, उम्र के साथ चीज़ों में
आता जाता है, बढ़ता जाता है, तो एक ग्रेड वाइज उसको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक तो हम उसको फिजियोथेरेपी के थ्रू रोक सकते हैं, लेकिन उसका जब थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड पर पहुंच जाता है तो फिर अब साइंस बदल गया है, उसको आजकल नी रिप्लेसमेंट जो कहते हैं, जोड़ प्रत्यारोपण, सो वो आज के समय में काफ़ी डेवलप है और काफ़ी अच्छे से हो रही हैं सर्जरीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग पहले उसमें भी ये कहते थे कि यार उसके करवाने के बाद भी सब ख़राब हो गया है और हम नहीं चल पा रहे हैं और ज़िंदगी हमारी ख़राब हो गई है, ऐसा नहीं है। आज के समय में सर्जरी होती हैं, अच्छे सर्जन्स हैं, अच्छी साइंस ने उसके लिए किया है आजकल, और बल्कि रोबोटिक सर्जरी होने लगी हैं, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। सो घुटने की समस्याएं, लेकिन एक्सरसाइज डेफिनेटली ज़रूरी है, फिजियोथेरेपी डेफिनेटली ज़रूरी है, सर्जरी के पहले भी सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है उसमें। जी सर, आजकल हम लगातार बोल रहे हैं हमारे युवा को कि स्वरोजगार करें, आप आगे बढ़ें, लेकिन युवा जो वर्ग है वो जा रहा है प्लेसमेंट की ओर, हमें प्लेसमेंट चाहिए। आप किस प्रकार से उन्हें समझाते हैं, आप उनको कैसे सर्वांगीण विकास की ओर लेकर जाते हैं, कैसे उन्हें बताते हैं कि नहीं, आप खुद का स्वरोजगार करेंगे तो आप नो डाउट आप सक्सेसफुल होंगे? देखिए, हमारे जो भी बच्चे आते हैं हम उनको पहले दिन से ही कहते हैं कि भाई आप नौकरी ढूंढने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। पर एक सेफ्टी का इशू रहता है कि आदमी, माँ बाप भी ये बोलते हैं कि बेटा एक नौकरी मिल जाएगी तो एक आपका एक सेफ्टी हो जाती है, एक इनकम आपके फिक्स इनकम आने लगती है। बिज़नेस में तो क्या है कि ऊपर नीचे होता है, पर समय के हिसाब से, और जैसा कि अभी माहौल भी चल रहा है कि अब धीमे धीमे इनोवेशन की तरफ, जैसे आपने बात करी, फिर अपन ने स्टार्टअप्स की बात करी, और युवाओं में भी एक बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। आज की डेट में कई सारे जो छात्र हैं वो पहले साल से ही अपने स्टार्टअप्स आइडियाज़ के साथ मार्केट में आ जाते हैं, 4 साल मेहनत भी करते हैं, और पहले दिन से ही उनके अंदर एक भावना होती है कि हमको अपना कुछ अलग बनाना है। हम बच्चों को प्रमोट तो करते हैं और साथ में चाहते भी हैं कि भाई जितने ज़्यादा स्टार्टअप, आज की डेट में लगभग हमारा इंक्यूबेशन सेंटर जो है उसमें लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं और जो काम भी कर रहे हैं। पर वो संख्या देखी जाए तो जो 12-13 हज़ार स्टूडेंट्स की संख्या में 100 स्टार्टअप थोड़ा कम है। मतलब ये संख्या जिस दिन 1000 हो जाएगी, मध्य प्रदेश, बाकी राज्य, कई सारे राज्यों ने इसको बहुत पहले स्टार्टअप पॉलिसी को अपनाया, तो वो लोग आगे भी चल रहे हैं। जी, हम भी अपने बच्चों को यही सर, मैं बताते आपको हैं। रोकना चाहूँगी, हमारे डॉक्टर साहब के लिए एक कॉल आया हुआ है, मिलन गुप्ता जी भोपाल से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। मेरे दामाद की उम्र करीब 25 साल है, उनकी ड्यूटी रहती है 8 से 8 वैसा, पर उनके शोल्डर में पेन हो रहा है, तो एक्सरसाइज करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप बताएं क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर उनके शोल्डर में पेन है तो पहले तो कुछ डायग्नोसिस, लाइक अगर कहीं वो डायबिटीज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन होता है शोल्डर पेन, प्लस उनका वर्किंग प्रोफाइल क्या है, क्या काम करते हैं, हाथ से कितना काम करना होता है। 8 घंटे की जॉब सबकी स्टैंडर्ड जॉब है, 12 घंटे की जॉब ऑलमोस्ट सब करते हैं, दैट इज़ ओके, लेकिन उसके बिहाफ में भी हम उस हाथ को कितना यूज़ कर रहे हैं, शोल्डर पे क्या कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं है, कोई मसल्स की इंजरी तो नहीं है। तो डेफिनेटली आप अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे और वो वहाँ पे एक्सरसाइज, आपको रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार 2 बार उनसे कंसल्ट करें, वो आपको घर पे क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको समझा सकते हैं। जी, हम आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल चुका होगा और वो तृप्त हो चुके होंगे। जी सर, आप ये बताइए कि जो नई शिक्षा नीति है वो किस प्रकार से सर्वांगीण विकास में आगे बढ़ाती है हमारे युवाओं को? देखिए, जैसे बात हुई कि 47 के बाद एनईपी जब 2020 लागू हुआ तो हम लोगों को भी समझने में थोड़ा सा समय लगा कि ये क्या चाह रही, पर उसके बाद जब उसको एक्चुअली स्टडी किया तो आज की डेट के मतलब पूरे जो दुनिया है उसके हिसाब से चेंजिंग समय में एनईपी की जब बात हुई तो समझ बोला बहुत चेंज कर दिया, बहुत चेंज नहीं किया, सिर्फ उसको रेगुलराइज किया। जी, मतलब शिक्षा को ऐसा करा कि भाई 12वीं शिक्षा तक एकदम बच्चे को बिल्कुल बाहर कर देते थे कि भाई 12वीं और कॉलेज दोनों में बहुत ही डिफरेंस हो जाता था। उसको उन्होंने कंटिन्यूस एजुकेशन में करा कि भाई हाँ नहीं, आप स्कूल से ही अपना पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, कॉलेज में आएँ, और फिर कॉलेज में जब आ जाता है बच्चा तो अपना सोच के हिसाब से, मैं क्या, जैसे कि आज की डेट में हम 60 बच्चे एक क्लास में रखते हैं तो 60 बच्चों को हम एक ही चीज़ दे रहे होते हैं। हाँ जी, मतलब कहते हैं ना कि सेब दे रहे हैं तो सबको सेब ही दे रहे हैं। अब किसी बच्चे को सेब से या एलर्जी है तो भी उसको बेचारे को वही खाना पड़ रहा है। हाँ जी, अब शिक्षा नीति ने ये कहा कि नहीं भैया, आप वो एक तो समय के हिसाब से, अगर वो बच्चा किसी कारण से अपनी शिक्षा 1 साल के बाद छोड़ना चाहता है तो या तो वो सर्टिफिकेट ले ले, वो छोड़ के वापस आना चाहता है
मतलब किसी परेशानी हुई, जैसे किसी के घर में कोई परेशानी हो गई, वो 2 साल की शिक्षा छोड़ के वापस 2 साल बाद पढ़ना शुरू करना चाहता है तो अलग है, और साथ में अपनी स्पीड से पढ़ सकता है। जी कोई बच्चा है जो 4 साल का कोर्स 3 साल में करके 1 साल अपना मतलब कहीं स्टार्टअप हो गया या कोई दूसरी चीज़ में अपना ध्यान, रिसर्च में अपना ध्यान देना चाहता है तो वो दे सकता है। दूसरा बच्चा चाहता है कि नहीं साहब मैं तो 4 साल में ही कंप्लीट करूँगा, 4 नहीं मैं 5 में करूँगा। भाई मेरे घर में ऐसी परेशानी है कि मैं हर साल ये जो 20-22 क्रेडिट है मैं नहीं ले पाऊँगा, मैं 18 ही ले पाऊँगा, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो नई शिक्षा नीति ने उस चीज़ को तो कंसाइज किया ही, और साथ में दूसरे जो वो हैं, मतलब आज मैं इंजीनियरिंग में खुद इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारे को इंजीनियरिंग के अलावा कुछ करने का मौका नहीं मिला। जी आज के उसमें उनका कहना भाई इंजीनियरिंग वाला म्यूज़िक सीख ले, अच्छा जी लॉ वाला संस्कृत सीख ले, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं वो साथ में मैथ्स का पेपर साथ में पढ़ लें, अगर उनको थोड़ा मैथ्स में अपना ध्यान देना है तो नई शिक्षा नीति ने ये कहा है कि भाई आप में अगर कैपेसिटी है तो आप दूसरी भी चीज़ लर्न कर लें। बहुत अच्छी बात है जी। दर्शकों, ये तो हम बात कर रहे हैं लगातार हमारे सर से, हमारे डॉक्टर साहब से, लेकिन कुछ अगर मूड चेंज कर लिया जाए तो एक गज़ल सुन ली जाए, तो चलिए सुनते हैं एक गज़ल। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर को, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर को, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर। दर्शकों, ये तो थी बहुत ही मीठी गज़ल जो कि आपके लिए प्रस्तुत की गई थी वीनस तरकसवार के द्वारा, और ये जो रिकॉर्ड की गई थी ये भी हमारे भोपाल दूरदर्शन में ही की गई थी। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस खास अंक में हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे खास मेहमानों से, जो कि श्री अनुपम चौकसे जी, ये सेक्रेटरी हैं एलएनसीटी ग्रुप एंड प्रो चांसलर भी हैं, और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर जुड़ चुके हैं जो कि है डॉक्टर नितेंद्र राजपूत जी। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को नी प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है, क्या वो करवाना ज़रूरी है और कितना सफल है ये? जी बिल्कुल सही सवाल है ये भी। मैंने अभी जैसे बताया भी था आपको कि
लोग अभी भी डरे रहते हैं कि नहीं उसके करवाने के बाद और भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं या कुछ होता है। तो मैंने बताया कि एक लेवल आता है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ ठीक है सब है, लेकिन वो नी पेन नहीं जा रहा, उनको घुटने में दर्द लगातार बना हुआ है, सीढ़ियाँ चढ़ना या कहीं मार्केट में जाना या 1 किलोमीटर भी वो वॉक नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम उसके स्कैन होते हैं, एक्सरे होते हैं, MRI के थ्रू पता करते हैं कि हाँ ये अंदर घुटना कितना ख़राब हो गया है। तो पेशेंट को आते हैं, उनको समझाते हैं कि नहीं ये इतनी प्रॉब्लम हो गई आपकी, इस ग्रेड तक चला गया है। और डेफिनेटली ऑपरेशन एक ऐसा नाम है जिसके नाम से हर कोई डरा रहता है। तो कोई अपनी मर्ज़ी से ऑपरेशन करवाने नहीं आ सकता, मतलब हम किसी को पकड़ के ले जाएंगे ऑपरेशन करना है तो वो नहीं आएगा। पर पेशेंट को समझना चाहिए एक समय होता है कि हमें उठ के हम अपने घर में बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं या उठ के हम किचन से पानी नहीं पी पा रहे हैं और सीवियर नी पेन है, तो डेफिनेटली वो टाइम होता है कि सर्जरी करवाना चाहिए। और मैंने बताया कि अब वो 20-25 साल पुरानी बात करें तो अब साइंस बहुत एडवांस हो गया है, विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और डे बाई डे कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो डॉक्टर से लेके टेक्निक्स से लेके सब कुछ एडवांस आ गया है। और डेफिनेटली जब हमें लग रहा है, पेशेंट खुद को समझ में आना चाहिए कि हम मुझे तकलीफ़ बहुत हो रही है। और नी सर्जरी कैसा है, अगर वो ना करवाते हैं तो उस नी सर्जरी को बचाने के चक्कर में वो अपना स्पाइन ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि उनका चलने का पैटर्न जो है वो गड़बड़ होता जाता है। वो नी को बचाते बचाते अपना कहीं ना कहीं स्पाइन भी ख़राब कर लेते हैं और कई सालों तक पेन किलर्स खाते रहना। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं है तो केमिकली, उससे भी अंदर लीवर किडनी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो एक लेवल आता है नी सर्जरी करवा लेना चाहिए और डेफिनेटली उस सर्जरी के बाद 2-3 हफ्ते के बाद हम दूसरे दिन से पेशेंट को चलाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, धीरे धीरे उनकी रूटीन एक्टिविटीज़ में वापस वो आ जाते हैं। उसके बाद किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आराम से वो चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने रूटीन काम, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है कि मुझे कोई 1 गिलास पानी दे दे या मुझे कोई पकड़ के बाथरूम ले जाए, वो ज़रूरी है। उस लेवल पे आके सर्जरीज भी ज़रूरी हैं और डेफिनेटली सक्सेसफुल होती है। जी, अगर नी प्रत्यारोपण हुआ, एक घुटना ट्रांसप्लांट हो गया, तब क्या कोई आपसे जानना चाहे कि मैं कितने दिनों तक के बाद में अपनी जो जॉब है वहाँ पर जा सकता हूँ? मान के चलें करीब 15 से 18 दिन में स्टिचेस निकलवाने के बाद और 2 हफ्ते, करीब 6 हफ्ते, 1 से 1.5 महीने के बाद वो अपने रूटीन वर्क और जॉब पे आ सकता है। फ्रीली वॉकर छोड़ के वो चलना फिरना सब चीज़ें, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जैसे लो सिटिंग अवॉइड करना है, ग्राउंड सिटिंग अवॉइड करना है, बाकी सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, 2 व्हीलर चला सकते हैं, 4 व्हीलर चला सकते हैं। एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना उसके लिए समय चाहिए होता है। जी सर, अभी जो कॉलेजेस में चल रहा है कि इंजीनियरिंग का प्रोफेशनल कोर्सेज की जो काउंसलिंग चल रही है, किस प्रकार से आप ये समझाएंगे कि स्टूडेंट्स भ्रमित ना हो, ब्रांच सिलेक्शन वो सही तरीके से करें? देखिए, ये तो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है कि ब्रांच सिलेक्शन एक्चुअली ग्रुप जिसको हम कहते हैं कि मॉब बच्चों में जो पहले 5 बच्चों ने ले लिया वही ब्रांच सिलेक्शन आ जाती है। हम बच्चों को हर बार भी समझाते आए हैं कि आज की डेट में जो सिनेरियो है, पूरी दुनिया जो है वो ब्रांच डिपेंडेंट नहीं है। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ कि भाई ब्रांच डिपेंडेंट नहीं है। जो कंपनीज़ भी आती हैं या जो वो करती हैं, उनको बच्चे से मतलब रहता है। बच्चा कितना सीख सकता है, कितना उसको सिखाया जा सकता है, कितना उसमें सॉफ्ट स्किल्स हैं। पर जैसा कि अभी ट्रेंड है, जैसे मैं तो हमने इतने सालों में हर चीज़ का ट्रेंड देखा है। किसी टाइम में मैकेनिकल बहुत ऊपर हुआ करती थी, उस टाइम में आदमी को बोलो कि कंप्यूटर ले लो तो उसको थोड़ा बुरा लग जाता था। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आई, फिर कभी सिविल आया, अभी कंप्यूटर का टाइम है। तो बच्चे को हम बोलो कि भाई तुम ये ब्रांच के अलावा भी दूसरा सोचो, दूसरी ब्रांच में ज़्यादा स्कोप है। तो बच्चों के जवाब आते नहीं साहब हमको यही ब्रांच चाहिए। पर हमने बाकी बच्चों को भी देखा जो दूसरी ब्रांच में अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका पैशन है। किसी बच्चे को कार डिज़ाइनिंग का शौक़ है, अब वो कार डिज़ाइनिंग का शौक़ है तो उसको मैकेनिकल में लेना चाहिए, क्योंकि उसको उसका नॉलेज मिलेगा कि गाड़ी कैसे बनाई जाती है, गाड़ी कैसे चलती है। लेकिन वो बोलेगा कि नहीं सब मैं कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लूँगा, तो फिर वो पैशन तो उसने फॉलो ही नहीं किया। और जब पैशन फॉलो नहीं किया तो फिर वो आगे चल के कैसा कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। तो यही हम हर बच्चे को कहते हैं कि ब्रांच के अलावा भी आप सोचो, आपको जो अच्छा लगता है। मेरे को बिल्डिंग बनाना अच्छा लगता है तो मैं सिविल इंजीनियर बनूँ। मुझे अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अच्छे लगते तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊँ। हर जो चल रहा है उससे थोड़ा हटके सोचेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आजकल बच्चे तनाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो हमारे जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वो किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करते हैं? देखिए, उस पर तो बात हो ही रही है। अभी अपन थोड़ी देर पहले NEP की भी बात कर रहे थे कि भाई यही स्ट्रेस को तो कम करने की बात हो रही है कि एकदम टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई
अब कम की जा रही है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक सीधी दिशा में सोचो 90% मार्क्स लाना है, 80% मार्क्स लाना है। और जैसा अभी अपनी बात हुई कि नौकरी, सिर्फ नौकरी के बारे में पहले साल से सोच के कि मतलब अगर नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। बहुत सारे एवेन्यूज़ कॉलेजों ने खोले। साथ में टीचर्स का भी एक ओरिएंटेशन चेंज किया जा रहा है कि भाई अब आप पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों में भी उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दें। कई सारी एक्टिविटीज़ हो गई, और साथ में फील्ड से रिलेटेड पहले हम आजकल सुविधा भी इतनी हो गई है, ऑनलाइन एजुकेशन, ब्लेंडेड लर्निंग, इन सब के कारण बच्चा चाहे तो एक जगह बैठ के पूरी दुनिया से टच में रह सकता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए संस्थाएं तो तैयारी कर ही रही हैं। बस एक हमारा रिक्वेस्ट पेरेंट्स से रहता है कि जो एक प्रेशर अपने बच्चे पे शुरू से पहले दिन से ना बना के रखें कि बेटा तुम्हारे को ये अचीव करना है। हाँ जी। वो अचीव करेगा, अपनी मेहनत से करेगा ही करेगा, संस्था भी उसकी हेल्प करेगी। पर जितना उसका स्कोप है, जितना उसका कहते हैं ना कि जितना उसका नॉलेज वो गेन करे, वो ज़्यादा फायदा। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जब आपके पास जो मरीज आते हैं उनका तो आप इलाज करते हैं फिजियोथेरेपी से, लेकिन वो भी तनाव में आ जाते हैं, तो आप उनको फिर कैसे हील करते हैं? बिल्कुल सही बात है। तनाव में मरीज है तो तनाव में रहता ही है। फिजियोथेरेपी के थ्रू हम साथ साथ पॉजिटिव्स की, हाँ, एक्सरसाइज के थ्रू मरीज है, बेडिडन है, नहीं चल पा रहा है, या कोई बीमारी है, या किसी तरह का कोई दर्द है, डेफिनेटली वही मरीज है। तो हम उसको एक्सरसाइज के थ्रू, हम फिजियोथेरेपी ही उनके लिए एक पॉजिटिव है। क्योंकि उनको पता है कि हम ये हमें चलाने आए, तो उनके लिए वो सबसे बड़ा हैप्पीनेस है कि हम ये हमें चलाने आए। बाकी सब लेटा रखा है, नर्सिंग स्टाफ ने लेटा रखा है, सब ने लेटा रखा है। डेफिनेटली पेन है, उनका कुछ उनके बाउंड्रीज़ भी हैं कि नहीं, हाँ नहीं कर सकते। लेकिन हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारा सीधा टारगेट होता है कि आपको चलना है, आपको अपनी रूटीन लाइफ करना है, आपको अपने काम करना है। हम उसके थ्रू उनको एक्सरसाइज से आपकी ये वीकनेस है हम दूर करते हैं, ये पेन है हम दूर करते हैं। तो डेफिनेटली वो उनके लिए उस स्ट्रेस से बाहर निकालना ही सबसे बड़ा काम होता है। हॉस्पिटल में कई दिनों तक पेशेंट एडमिट होते हैं तो वो तो अपने आप में स्ट्रेस में चले ही जाते हैं, फिर उससे बाहर निकालना हमारा है। जी। सर, मध्य प्रदेश में आपकी संस्थाएं और कहाँ है, और उनमें और कौन से कोर्सेज जारी हैं? मध्य प्रदेश में हम भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, और पुराने मध्य प्रदेश में हमारे बिलासपुर में कॉलेज संस्थाएं हैं। और वहाँ पे सभी टाइप के कोर्सेज चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हैं। पर जो मेन है वो भोपाल और इंदौर में ही है। जी। LNCT यूनिवर्सिटी के विदेशों में भी एजुकेशनल जो एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, उसके आगे MOU जो है उसके किए गए हैं, तो क्या विद्यार्थी किस प्रकार से लाभान्वित इससे कैसे हो सकते हैं? एक हमारे संस्था किर्गिस्तान में भी है, जो वहाँ की नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हमारा एक मेडिकल कॉलेज वहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। और साथ में कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज और नॉलेज एक्सचेंज। आज की डेट में क्या है, स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी से ज़्यादा नॉलेज एक्सचेंज की ज़रूरत है कि भाई वो क्या पढ़ा रहे हैं और क्या सिखा अपने बच्चों को बता रहे हैं, वो हम अपने यहाँ पे कई देश, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर या जिनका नॉलेज बेस हमसे अच्छा है, कई जो हमसे भी सीखना चाहती हैं। तो हम दोनों ही तरह से ट्राई करते हैं कि भाई ऐसे दोनों ही तरफ फ्लो बना रहे। वो हमसे अच्छे प्रैक्टिसेस सीखें, हम उनसे अच्छे प्रैक्टिसेस सीखें। जी। आजकल बच्चों में बड़ा क्रेज़ है कि हमें तो विदेश जाना है। आप उन्हें कौन से कोर्सेज करने को बोलते हैं, क्या सिखाते हैं कि चलिए ठीक है आपकी ये इच्छा तो हम पूरी कर देंगे? विदेश जाने के लिए तो मैम सभी कोर्सेज में स्कोप है। इंजीनियरिंग तो है ही। आज की डेट में नर्सिंग का जो छात्र है उसको विदेश जाने का बड़ा मौका है। मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर US जाना है तो USMLE होता है, वहाँ पे अगर वो निकाल लेते हैं तो वो जा सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के पास नहीं है। बस सोच अपनी उस हिसाब से रखना है, और स्किल, मतलब मेरा अगर विचार मेरे को UK जाने का है और मैं लॉ का कोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे शुरू से एक विचार बना के वहाँ के लॉ के जो ट्रेडिशंस हैं, वहाँ के जो लॉ के कोर्सेज़ हैं, उनके साथ अपने आप को स्टडी करना चाहिए। सेम दूसरे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है लैंग्वेजेस। अगर मैं किसी ऐसे देश में जाना चाहता हूँ जहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, कई देश ऐसे हैं जो इंग्लिश के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, वो अपने देश में ही काम करते हैं। मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, फ्रांस जाना चाहता हूँ, जापान जाना चाहूँ, तो वहाँ के लैंग्वेजेस सीखने, उसकी क्लासेस अलग से लगाते हैं, और जो बच्चे उसको अटेंड करना चाहते हैं वो करते भी हैं। जी। हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ चुकी है, निशिता जी। जी निशिता जी, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आत्मनिर्भर भारत हेतु यूथ को मेंटली
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की भूमिका क्या है आत्मनिर्भर भारत बनाने में? कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो हम सबसे शुरू से ही बात कर रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पहले कहते हैं ना कि नींव तो वहीं से शुरू कर रहे हैं। वो जो छात्र आ रहे हैं या जो भी चेंजेस हैं, जो विचार है, वो छात्रों में डालने का तो शुरू से है ही। साथ में उन छात्रों को पहले दिन से तैयार करना। अभी अपने बीच में बात निकली कि भाई हम नौकरी के लिए बच्चा ट्राई कर रहा है, हाँ जी और ऐसे वो नौकरी के लिए ट्राई करता रहेगा तो आज उसको इंडिया में नहीं मिलेगा तो वो बाहर जाएगा। जी अब मैं बात कर रहा हूँ आत्मनिर्भरता की, और बच्चे को तैयार कर रहा हूँ कि तो दूसरे देश में जाकर नौकरी हाँ कर। जी तो आत्मनिर्भर होना मतलब मैं अपने देश में काम करूँ, अपने देश के लिए काम करूँ, और ऐसा काम करूँ कि जहाँ पे दूसरे देश से आदमी आके यहाँ पे वह काम करे, है ना। मतलब मेरे को दूसरे पे डिपेंडेंसी ना रहे। आज की डेट में हमने कई सारे फील्ड ऐसी हैं जिसमें हम चाइना पे बहुत डिपेंडेंट थे। सामान कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसको चाइना के अलावा कहीं पूरी दुनिया से नहीं आता था, और हमको सिर्फ चाइना की तरफ ही मुँह करके देखना पड़ता था। पिछले 10 सालों में ऐसा काम हुआ है कि भाई कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हो गए हैं जिसको हम अब चाइना की तरह देखना ही नहीं पड़ता। LED हो गया, कई सारे, मैं उसको नहीं कर पाऊँगा, पर टाइल्स हो गए, ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो छोटी छोटी जो मतलब होता है कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये सिर्फ चाइना से आती है। तो आत्मनिर्भरता करने के लिए हमको छात्रों को पहले दिन से तैयार करना है जी साथ में उनको इस चीज़ के लिए भी तैयार करना है कि एक बहुत छोटा सा पॉइंट हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि काम बड़ा या छोटा नहीं है। हाँ जी जो बच्चों को अब सिखाया जा रहा है, पहले हम एकदम बोलते थे नहीं तुम्हें वाइट कॉलर जॉब ही करना है, तुमको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। जी। कंप्यूटर इंजीनियर बनना है मतलब आपको सिर्फ एक AC कमरे में बैठ के काम करना। नाउ वी मतलब सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स उनको सब ये बता रहे हैं कि नहीं, आपको हर टाइप का काम करना है। आप अपना ट्रेडिशनल काम तो करिए साथ में दूसरे। जी हाँ। अशोक जी जबलपुर से जुड़ चुके हैं जी, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी मैडम जी, मेरा प्रश्न है फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब से हाँ जी कि हल्की फुल्की चोट भी लग जाती तो बहुत बार डॉक्टर साहब बताते हैं हमने दवाई सब दे दी है, आप अपना फिजियोथेरेपी करा लीजिए। जी तो इसका कितने दिनों का तक कोर्स होता है? कोई नुकसान तो नहीं होता क्योंकि बहुत दिन तक लोग कराते रहते हैं? हाँ जी जी फिजियोथेरेपी का कोई नुकसान नहीं होता है सच। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दे दी हैं, उनका अपना काम है। और फिजियोथेरेपी मींस हम जिस मसल्स ग्रुप पे या जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम उस पर अगर काम कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज कभी भी नुकसानदायक नहीं है। हाँ डेफिनेटली वो प्रॉपर वे में हो, अंडर गाइडलाइन हो कि हाँ इस मसल्स पे ये काम करना है, इस जगह का ये पेन है उसको कम करना है। गलत तरीके से एक्सरसाइज करना डेफिनेटली दुखदाई है और दर्द बढ़ा सकती हैं। और फिजियोथेरेपी की अगर अंडर गाइड आप काम करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको कोई नुकसान नहीं देंगी, वो हमेशा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, उससे सपोर्ट ही मिलेगा, कभी नुकसान नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो जानना चाहेंगे कि अगर घुटने की लुब्रिकेशन बढ़ाना चाहें, उनकी जो घुटने की लाइफ है वो आगे चले कि उन्हें किसी तरीके से ऑपरेशन से थोड़े दिन के लिए मुक्ति मिले, तो वो कैसे बिल्कुल करेंगे? मैम, ये सवाल है और ये अक्सर फेस करना पड़ता है हम लोगों को कि कैसे इसको बचाया जाए। तो मैंने वही बताया कि ये एक एजिंग प्रोसेस है, एज रिलेटेड प्रोसेस है। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है। डेफिनेटली इसमें डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है, हमारे खान पान का भी बहुत बड़ा रोल है कि हम कैल्शियम कितना ले रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, ये सब भी है। लेकिन फिर भी एक हम देखें तो ये एक डीजनरेटिव डिसीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, जो घुटनों का हम, तो बेसिकली हम ये तो अभी तक ऐसा कोई साइंस नहीं है जिससे हम लुब्रिकेशन बढ़ा सकें। पर हाँ उसकी प्रोसेस हम स्लो कर सकते हैं, बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं उसके लिए, कुछ इंजेक्टेबल भी होते हैं उसमें कि हाँ इसकी प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर दिया जाए। लेकिन हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। कभी भी जो घुटना ख़राब हो गया हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक्सरसाइज के थ्रू हम मसल्स को स्ट्रेंथ करके उस पर लोड कम कर सकते हैं। अगर हमारे घुटने की मसल्स जो भी होती हैं वो अगर ताकत उनमें अच्छी होगी तो उस पर लोड कम आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज हमेशा ज़रूरी है, चाहे सर्जरी हो चाहे ना हो, एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो घुटने का लोड कम रहेगा और वो डैमेज होने से बचता जाएगा। अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो घुटना तो डैमेज है ही और ज़्यादा लोड बढ़ेगा और वो ख़राब होता जाएगा। जी तो एक्सरसाइज ज़रूरी है। हाँ जी डॉक्टर साहब, कोविड के बाद में लोगों का इम्यून पावर खत्म हो गया है, कहते हैं, जिससे सुनो वो बोलता है कि यार कोविड के बाद अब तो मैं ज़्यादा बीमार रहने लगा, तो क्या फिजियोथेरेपी इसमें कारगर है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोविड महामारी के बाद ये बहुत सारा, और अभी जैसे सर ने भी बताया कोविड के पहले अवेयरनेस उतनी नहीं थी लेकिन बाद में समझ में आया, और ये हमने कोविड में पेशेंट डल हुआ, मसल्स स्ट्रेंथ कम हुई, प्लस एक सबसे बड़ी चीज़ लंग्स उनके ख़राब हुए। तो लंग्स ख़राब होना मतलब चलने में उनको थकान होने लगी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं तो थकान होने लगी, क्योंकि वो लंग्स फाइब्रोसिस था ही। तो डेफिनेटली उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी की मदद से हुई हैं और बहुत सारा रोल फिजियोथेरेपिस्ट ने अदा किया उस टाइम पे। और मैं बात करूं मध्य प्रदेश सरकार की
स्वास्थ्य विभाग की, उनसे भी बहुत सारी, लेकिन अभी भी एक चीज़ जो है मैं बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, लाइक हम बात करें अपने हमीदिया मेडिकल कॉलेज की या हॉस्पिटल की, एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट में फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। हाँ। एक या दो फिजियोथेरेपिस्ट से कैसे इतना बड़ा वो लोग चलाएंगे? सरकार को समझना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट का रोल कितना है हॉस्पिटल्स में और बाहर भी और जी, आम जनता सर के लिए भी। आप चलते चलते बताइए कि आप जो हमारे नए युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नए छात्र हैं उनको तो सिंपल सा मेरा हर बार मैं यही कहता आया हूँ कि स्किल की तरफ ध्यान दें, डिग्री की तरफ ध्यान थोड़ा कम करके स्किल्स को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे। आज की डेट में रिक्वायरमेंट सिर्फ स्किल्स की है। आप चाहे इंजीनियरिंग करें, आप चाहे मेडिकल करें, आप चाहे नर्सिंग करें, फिजियोथेरेपी करें, आपको काम करना आना चाहिए थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा। और जितना ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगे, जितना ज़्यादा आप में एक कहते हैं ना कि सॉफ्ट स्किल्स हो गए, आपके ट्रेडिशनल स्किल्स हो गए, आप उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। जी सर, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है आज जो हमारे युवा हैं वो आपकी बात सुनकर नो डाउट उनको अनेक प्रेरणाएं मिली होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। हम आपको नए मनोरंजन के साधन जुटा के लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि देश दुनिया के साहित्यकार, स्कॉलर्स और बुद्धिजीवी शामिल हो रहे हैं। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ मयंक अग्रवाल जी भी इसमें शामिल हो रहे हैं और उनकी पुस्तक जो है राइस ऑफ देवास काफी चर्चा में है। हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। धन्यवाद अजीत। सर, बात करें हम, ये लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फेस्टिवल है, ये कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इस आयोजन को साहित्य के रूप में अगर देखा जाए, साहित्य जगत के लिए और स्कॉलर्स के लिए? ये कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो ये जो यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 500 से अधिक ऑथर्स, पोएट पूरे भारत से ही नहीं, बहुत कोई विश्व के दूसरे देशों से भी आए हैं। तो एक ये सम्मेलन है जहाँ पर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे की जो है संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है उससे। और ये राजधानी जो मध्य प्रदेश की है, भोपाल